चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे थे, संविधान के बारे में, और बताया कि कैसे हमारा संविधान बना। और फिर बताया था कि संविधान को हम लोग जो निर्माण होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसके बाद भाग, अनुसूचियाँ, जिसमें आपको शेड्यूल्स बता रहे थे। फिलहाल में पिछली क्लास में आपको अनुसूचियाँ जो बताई थी, बताया था कि अनुसूचियों में अलग से कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसमें एक एक करके सारे शेड्यूल्स पर डिटेल में चर्चा किए थे। सबसे पहले आपको बताया था शेड्यूल 1 अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या था? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित राज्य। फिर शेड्यूल 2 बताया था अनुसूची 2 वेतन और भत्ते, सैलरीज। फिर शेड्यूल 3 आपको बताया था अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या था? शपथ और प्रतिज्ञान, ओथ्स एंड अफर्मेशंस। फिर शेड्यूल 4 आपको बताया था राज्यसभा की सीटें, जिसमें अलग अलग सीटें बांटी गई हैं। और ये जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया है, जनसंख्या के हिसाब से किया गया है। फिर शेड्यूल 5 में आपको बताया था कि अनुसूची 5 में जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उन जनजातियों का जो प्रशासन होगा, जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और उसका प्रशासन अलग से बताया गया है। और बताया था कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। और ऐसा राष्ट्रपति किसके एडवाइस पर करते हैं? राज्यपाल की सलाह पर करते हैं, कि राज्यपाल उसके लिए सलाह देता है, क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, और राष्ट्रपति ही फाइनली अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। आर्टिकल 244(1) में इसकी व्याख्या की गई है। फिर इसके बाद बताया था शेड्यूल 6 अनुसूची 6 में बताया था कि कुछ 4 राज्य हैं, जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम बताया गया है, और इनमें आपको बताया था कि इसको ज़्यादा विस्तार दिया गया। शेड्यूल 5 में भी है ट्राइबल एरिया, लेकिन इसमें सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका रेवेन्यू, उनका लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, सारी चीज़ें बताई गई। और इसी को बताते हुए आपको समझाया था कि जो लद्दाख वाले डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी शेड्यूल 6 वाली प्रोटेक्शन दी जाए। फिर शेड्यूल 7 आपको बताया था, साथ में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ केंद्र और राज्य के बीच, अभी जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन बताएंगे, तो हमारे यहाँ शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत चलता है। यानी पावर्स को सेपरेट किया गया है कि सेंट्रल अलग, स्टेट अलग। तो वही जो शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है? अनुसूची 7 में। और इसमें बताया था कि 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, फिलहाल 100 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं, फिलहाल 61 है। और समवर्ती सूची में 47 है। अब बताया था कि जो लिखा हुआ है इतने ही सब्जेक्ट हैं, ये जो चेंज हुए हैं, नंबरिंग नहीं बदली है। ठीक है, इसको आपको बेयर एक्ट में दिखाया भी था। चलिए, इसी में फिर कुछ कई सारे उदाहरण आपको दिए थे कि कौन कौन सी चीज़ें सेंट्रल लिस्ट में आएंगी, स्टेट लिस्ट में आएंगी, और आपको लॉजिक समझाया था कि जितनी भी अच्छी अच्छी बढ़िया बेहतरीन मक्खन वालादार चीज़ें हैं, वो सब किसके पास है? सेंट्रल के पास है। और फालतू की चीज़ें, खर्चे वाली चीज़ें, वो सब राज्यों को दे दी गई। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। अब इसके बाद आगे हम लोग बातचीत करेंगे अगले शेड्यूल पर। अगला शेड्यूल लिख लीजिए, शेड्यूल 8 अनुसूची 8। तो जो अनुसूची 8 है, शेड्यूल 8 है, इस शेड्यूल 8 में जो प्रोविजन दिया गया है, जो व्यवस्था दी गई है, इसमें दिए गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। ठीक, तो जो आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेजेज है, किस आर्टिकल में दिया गया है? शेड्यूल 8 में। अब इसमें भी एक फैक्ट है कि शेड्यूल 8 में जो हमारी भाषाएं दी गई हैं, जो लैंग्वेजेस दी गई हैं, तो अर्लियर प्रारंभ में जब हमारा संविधान बना था, तो प्रारंभ में लिख लीजिए 14 भाषाएं थी। अर्लियर इट कंसिस्ट 14 लैंग्वेजेस। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। बाद में धीरे धीरे करके ऐड हुई, धीरे धीरे करके जुड़ी। तो जो बाद में धीरे धीरे करके जुड़ी, तो पहले 14 थी, फिर बाद में एक जुड़ी, फिर बाद में 3 जुड़ी, और फिर बाद में 4 जुड़ी। तो एडिशन करके बताइए कितना होगा? 14 प्लस 1 15, 3 18, 4 22, 22। तो वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 है। जब बनी थी तो कितनी थी? 14 थी। अब ये जो भाषाएं हैं जोड़ी गई, यानी जब संविधान बना तो उस समय केवल 14 थी, बाद में पहले एक जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर, ठीक। अब देखिए, इसको अलग अलग संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया, अलग अलग। जिस संविधान में कुछ भी जोड़ना है तो उसके लिए क्या करते हैं? अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं। आगे आपको संशोधन बताएंगे।
तो जो एक जोड़ी गई थी इसका संशोधन नंबर था 21। इसका नंबर कितना था? 21। जो 3 जोड़ी गई इसका था 71। 21 और 71 कितना होता है? 21 और 71 92। समझे? पहली किससे जोड़ी गई थी? 21 से। उसके बाद 3 किससे जुड़े गए थे? 71वें से। और 4 जोड़े किससे गए? 92वें संशोधन से। 3 संशोधन हुए थे। ठीक है, तो 3 संशोधन कौन कौन से हुए? सबसे पहले लिख लीजिए 21वां संशोधन 21st अमेंडमेंट। 21वां संशोधन 21st अमेंडमेंट 1967, 1967। इसमें जोड़ा गया सिंधी। क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ा गया। 21वें से क्या जोड़ा गया? सिंधी। ठीक, 21वें से लिख लीजिए सिंधी। तो 21वां कब हुआ था? 1967। कौन सा भाषा जोड़ा गया? सिंधी। फिर लिखे 71st, 71वां। 71वां हुआ 92 में, 1992। 71वां संशोधन 71st अमेंडमेंट 1992। इसमें 3 जोड़े गए। 3 कौन कौन जोड़े गए? बस नाम लिख लीजिए। कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी और तीसरी थी नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली किस संशोधन से जोड़ी गई? 71। और बताए थे 21 71 कितना हो गया? 92। तो तीसरा वाला 92, 92वां संशोधन 2003। 92वां संशोधन 2003। तो इस 92वें संशोधन 2003 से 4 भाषाएं जुड़ी गई। तो 4 भाषाओं को लिखिए। सबसे पहले मैथिली, मैथिली। मैथिली के नीचे लिखिए संथाली। उसके नीचे लिखिए संथाली। फिर उसके नीचे लिखिए बोडो, बोडो। और चौथी है डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी 4 भाषाएं हैं। ये सबसे रिसेंट। तो सबसे रिसेंटली आपको ध्यान रखना है ज्यादा। तो इसमें 21वां और 71वां आपसे नहीं पूछा जाएगा। जन आपको बता दिया जरूर, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा कौन सा? 92वां आएगा। वो आपको लिखवा जरूर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा। जैसे राज्य और केंद्र शासित राज्य बताए, शुरुआत के आपको ढेर सारे बताए, वो सब नहीं आएंगे। आएंगे कौन से? बाद वाले, सन 2000 के बाद वाले जो है उनकी डेट पूरी लिखवाए ना, कि 2 जून है, तो 31 अक्टूबर है, तो 9 नवंबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर। तो लास्ट वाले ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिसेंट होते हैं। अब इनको थोड़ा सा और डिटेल देख लेंगे। अब मैथिली कहाँ बोली जाती है? मिथिला क्षेत्र है कहाँ पर? बिहार। लिख लीजिए। तो मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार। संथाली, संथाल परगना है झारखंड में। बोडो, बोडो बोली जाती है कहाँ पर? असम में। और डोगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। तो मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। तो इन 4 को आपको ध्यान में रखना होगा। इन 4 से आपके सवाल पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होगी। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो संविधान में हमारे जो भाषाएं हैं, कौन कौन सी बाकी भाषाएं हैं, उनके नाम लिख लीजिए। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के नाम लिख लीजिए। लिखे असमिया। नंबरिंग करते जाइए, 1 2 3 4। 1 असमिया। फिर लिखिए बांग्ला, बांग्ला। फिर लिखिए बोडो, बोडो। फिर डोगरी, डोगरी। गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कश्मीरी।
फिर लिखिए कोंकणी, कोंकणी, फिर मैथिली, फिर मलयालम, साइड में ही इधर, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, तेलुगु ज्यादातर लोग गलत ही लिखते हैं। तेलुगु होता है, तेलुगु, तेलुगु। गलती से लोग तेलुगु बोल देते हैं, तेलुगु नहीं होता, तेलुगु होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु। लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु होता है, तेलुगु। और लास्ट लिख लीजिए उर्दू, उर्दू। ठीक है, तो ये भाषाएं हैं। अब कौन कौन से संशोधन से कौन कौन सी जोड़ी गई उसमें ऐड कर लीजिए। तो संशोधन आपको लिखवा है जो बाद में ऐड हुई है 6, जैसे बोडो, कौन से संशोधन नंबर? कोंकणी, कोंकणी किससे जोड़ी गई? मैथिली, संथाली, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, समझ गए? 6 हो गया कि नहीं? बाकी पहले से थी, बस कौन सी आपको देखनी थी? सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ठीक, तो ये अलग अलग संशोधनों द्वारा जोड़ी गई। ये बस रिवीजन करने के लिए कि आप इसको 1-2 बार जब करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कौन से संशोधन से कौन सी जोड़ी गई। ठीक है, तो बाकी सारा ध्यान ना हो तो बस आपको बताया था क्या जोड़ना था आपको। 21 और 71, 92, 1, 3 और 4, ऐसे बस ध्यान रखिएगा। 92 वाला ज्यादा आपको ध्यान में रखना है, 92 वाला ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कौन सा शेड्यूल था? 8। अब ये जो आपको बताया था कि मूल संविधान हमारा था, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 ही थी। तो मूल संविधान की 8 पूरी हो गई। अब इसके बाद जो भी चारों जुड़ेंगी तो वो किसी न किसी संशोधन के द्वारा जोड़ी जाएंगे, अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी जाएंगे। बाकी इनको तो जरूरत ही नहीं है, पहले से थी। तो अब जो भी चारों आएंगे 9, 10, 11, 12, वो किसी न किसी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी जाएंगे। तो इसमें शुरुआत में लिख देंगे कि फलाना अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। ठीक, तो अब अगला शेड्यूल का हेडिंग डालेंगे कौन सा? शेड्यूल 9, अनुसूची 9। अनुसूची 9 को लिख लीजिए पहले संविधान संशोधन बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951, 1951। और ध्यान रखिएगा, आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके सारे टॉपिक आपके सब कवर होते जाएंगे,
कि जब हम लोग संशोधन तक पहुंचेंगे तो सारे संशोधन आप पढ़ चुके हैं, 3 अभी पढ़ चुके हैं आप, 3 पढ़ चुके हैं ना, चौथा ही आएगा। तो वही चीजें बार बार घूम के आती हैं, पॉलिटी यही है कि घूम के आती रहेगी। तो लास्ट में जब अमेंडमेंट में आएंगे तो वहाँ ही बताएंगे कि देखिए पहले वाले आपको कहाँ लिखवाए हैं, 71 कहाँ लिखवाए हैं, 92 कहाँ लिखवाए हैं, वो सब घूमेगा। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ा गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट, पहले ही संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। किस सन में जोड़ा गया? 1991 में। तो इसको जोड़ा क्यों गया आखिरकार, इसकी जरूरत क्या पड़ी? भाई जरूरत पड़ी होगी तभी तो उसको जोड़ा गया होगा। हुआ ये कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें की सरकार ने, बहुत सारी फैक्ट्रियां बनाई, प्लांट बनाए, प्रोजेक्ट तैयार हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे फैक्ट्री बनेगी, चाहे प्लांट कारखाने, जितनी भी चीज़ें लगेंगी, हवा में तो लगेंगे नहीं, कहाँ लगेंगे? जमीन पर लगेंगे। सबके लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। अब हमारे यहाँ देश में समस्या यही है कि भारत का हर आदमी चाहता है कि देश का विकास हो, लेकिन पड़ोसी की जमीन पर हो, अपनी जमीन कोई नहीं देना चाहता। समस्या सबसे ज्यादा जमीन की, कोई जमीन देना नहीं चाहता। कि जैसे आप देखिए बनारस में सड़कें चौड़ी हो रही है तो अच्छा लगता है ना, चौड़ी चौड़ी सड़क के बीच में डिवाइडर बन रहा है, अच्छा लगता है। अब उस सड़कों को चौड़ा करने के क्रम में किनारे की जो दुकान है, घर है, उसको तोड़ तोड़ के क्या करते हैं? चौड़ा कर, अच्छा लगता है। लेकिन उस चौड़ा करने के क्रम में अपना दुकान आ जाए या अपना घर टूटने लगे तो बुरा लगता है कि यार हमारा ही घर से जो है बनारस का विकास रुका हुआ था, घर हमारा टूट गया तो क्या बनारस का जो है अमेरिका बन जाएगा? है? जैसे गांव में सड़क बनता है, अच्छा लगता है ना, गांव में सड़क बन रहा है, गांव का विकास हो रहा है, तो वो तब तक अच्छा लगता है जब तक दूसरे की जमीन पर सड़क बन रही है। और जहाँ सड़क अपनी जमीन पर निकलनी शुरू हो जाए तुरंत लोग गाली देना शुरू करते हैं, कौन जरूरत है इस सड़क की इस गाँव में, कौन सा सड़क बनने से गाँव हमारा अमेरिका बन जाएगा, लोग विरोध करते हैं। तो विकास सबको चाहिए लेकिन जमीन कोई देगा नहीं, तो हवा में तो विकास होगा नहीं। अब भारत सरकार के सामने यही समस्या है कि भाई देश नया नया आज़ाद हुआ, खुद से कोई देगा नहीं और जबरदस्ती सरकार लेगी नहीं। भाई अगर जबरदस्ती लेगी तो लोग तो यही कहेंगे ना कि इससे अच्छा तो अंग्रेजी सरकार ही थी, कम से कम जमीन तो नहीं छीनते थे, अपनी ही सरकार मारपीट के लोगों से जमीन छीन ले रही। तो खुद से कोई देगा नहीं, सरकार छीनेगी नहीं, तो फिर विकास कहाँ होगा? हवा में होगा। तो फिर उसके लिए फिर क्या किया कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण के कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन के कानून बनाया जाता है ना भूमि अधिग्रहण का। तो लैंड एक्विजिशन के, भूमि अधिग्रहण के कानून बनाए कि कानून बना के हम जो है कि जमीनों का अधिग्रहण करेंगे। अलग अलग राज्यों ने, भारत सरकार ने कानून बनाने शुरू कर दिए। तो जब कानून बनाने शुरू कर दिए और कानून बना के भूमि का अधिग्रहण किया गया तो पता चला कि उस कानून को सीधे सीधे लोग चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सीधा सीधा चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, कानून रद्द कर दिया, तो सारा का सारा मामला अटक गया। तो विकास का काम हो ही नहीं रहा है, तो विकास का हवा में होगा, जमीन पर होगा, हवा जमीन कोई दे नहीं रहा है। और कानून बना के ले रहे हैं तो उस कानून को सीधे कहाँ चैलेंज कर दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो हर जगह मामला रुका होगा। तो सरकार क्या करे? तो फिर उसी समस्या के समाधान के लिए कि भाई सरकार को भी कोई ऐसी जगह मिलनी चाहिए कि जहां सरकार अपनी इच्छा से करे, बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के। कि हर जगह कोर्ट ही घुसा पड़ा, सरकार किस लिए बैठी? घंटा बजने के लिए बैठी हुई। तो इसीलिए क्या किया गया कि पहला ही संशोधन किया गया, ये सबसे पहले यही हुआ था। और कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया? 9। अब ये 9 शेड्यूल नाम का एक सेफ जोन क्रिएट किया गया। ये क्या बना दिया गया है? सेफ जोन। किसके लिए? सरकार के लिए। कि इस सेफ जोन में अगर कोई सरकार कानून बनाएगी, अधिनियम एक्ट बना देगी और इस 9 शेड्यूल में डाल देगी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाला जाएगा वो उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा से परे है, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट अब उंगली नहीं करेगा। तो सरकार को भी करने के लिए कुछ जगह चाहिए। ठीक, सेफ जोन क्रिएट कर लिया। और जितने भी भूमि सुधार के कानून थे, लैंड एक्विजिशन के एक्ट, अधिग्रहण करने वाले कानून, जमींदारी उन्मूलन हुआ था ना, जमींदारों से जमीनें छीनी गई, लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गया कि इतनी लिमिट से ज्यादा लोग जमीन नहीं रखेंगे। अब सब कानूनों को लोग सीधे कहाँ चैलेंज करते थे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रोक दे रहा है। तो उस सारे कानूनों को उठा उठा के कहाँ डाल दिया गया? 9 शेड्यूल में। कि अब इसमें डाला गया तो अब इसमें कोई इसको चैलेंज नहीं करेगा, ताकि सरकार जमीनों का अधिग्रहण कर सके। ये तो विकास कहाँ करेगी? हवा में तो करेगी। तो इसमें सोचिए 300 के आसपास कानून है, 284 कानून सीधे सीधे भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण से,
सब कानून, जितने राज्यों के भूमि, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार, बिहार भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, सब सब का सब उठा उठा कहाँ डाल दिया, 9 शेड्यूल। और तब जाके जमीनों का अधिग्रहण संभव हो पाया, तब जाके फिर विकास के काम होंगे। तो विकास कहाँ होता, नहीं हो पाता। समझ गए? तो ये किस लिए लिया गया था, ये भूमि अधिग्रहण करने के लिए लिया गया। उसके लिए सरकार ने क्या किया, सेफ जोन बना लिया। बाकी इसमें और भी चाहे तो एक्ट डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से अधिनियम है, भूमि सुधार के। भूमि सुधार का मतलब कि भाई जिसके पास जमीनें ज़्यादा है कम कर दिया जाए। नहीं था कि एक अपर जब बनाया गया हदबंदी के, 1 किलोमीटर से ज़्यादा जमीनें नहीं होंगी, जमीनें बांट दी जाएंगी दूसरों में। तो ये सारी चीज़ें कर दी गई ताकि भूमि का अधिग्रहण किया जा सके, ताकि विकास भी कर सके। तो हर जगह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, विकास तो होगा नहीं। ठीक, तो लिख लीजिए, भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून। भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण, लैंड रिफॉर्म एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट। भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून, लैंड रिफॉर्म एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट। समझ गए? और लिख लीजिए कि 9वीं अनुसूची न्यायालय की न्यायिक समीक्षा से बाहर है। 9th शेड्यूल इज आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट। न्यायालय की न्यायिक समीक्षा से बाहर है। आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशियल रिव्यू से बाहर इसीलिए किया गया ताकि भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण की व्यवस्थाएं न्यायिक समीक्षा के बाहर है, आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसको न्यायिक समीक्षा से क्या किया गया, बचा दिया गया, ताकि कुछ विकास का काम हो सके। हवा में तो विकास होगा नहीं। हालांकि इस पर भी कई बार कोर्ट कहा कि 9th शेड्यूल को एकदम बाहर नहीं किया जा सकता, कई बार कोर्ट ने लाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल अभी बाहर है। काफी विवादित टॉपिक है ये, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि जुडिशियल रिव्यू से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया। तो अब ये सरकार के पास एक ऐसी जगह है कि जहां पर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा होता है, जिसमें लगता है कि अब कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो उठा के सीधे किस में डाल देते हैं, 9th शेड्यूल में डाल देते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी में कुछ मुसलमानों का कुछ था, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया था 4-5% का, तो उसको करके सीधे 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो सरकार जो भी गड़बड़ काम करना है वो मूर्ख बनाएगा तो किस में डाल देंगे, 9th शेड्यूल में, ताकि कोई संशोधन हो ही ना सके उसमें कोर्ट फिर कुछ नहीं करेगा इसको। ठीक है, वो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन का मामला था, 27% से कुछ ज़्यादा जा रहा था, और सुप्रीम कोर्ट का ये था कि रिजर्वेशन 50% ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वहाँ पर 2% एक्स्ट्रा हो रहा था, तो उसको उठा के उन लोगों ने 9th शेड्यूल में डाल दिया था। ठीक, तो ऐसा भी सरकारें करती हैं। तो एक सेफ जोन बनाया गया है, किसके लिए, सरकार के लिए, कि सरकार भी न्यायिक समीक्षा से थोड़ी सी बचे और अपना काम कर सके। समझ गए? तो 9th शेड्यूल क्यों जोड़ा गया। चलिए, अब इसके बाद कौन सा शेड्यूल आएगा, कौन सा आएगा, 10। बताया ना कि इसमें 284 के आसपास कानून है जो भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण संबंधित है। फिलहाल वो घटता बढ़ता रहता है ना, एक आध दो निकाल दे, एक आध दो बढ़ा दे, फिर आप परेशान होंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे, शेड्यूल कौन सा आएगा, 10। अभी जो अनुसूची 10 जोड़ा गया, ये 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, बाई 52nd अमेंडमेंट 1985। 52वां संशोधन 1985, 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक, तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 52, 52nd। अब इसको क्यों जोड़ा गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद एक ही बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस। तो कांग्रेस की सारी व्यवस्थाएं चलती थी, लेकिन जब 60-70 का दशक शुरू हुआ तो हमारे यहाँ राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। पहले एक ही बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस, बाद में फिर छोटी छोटी पार्टियां उभरी, क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर स्थानीय पार्टियों का उभार हुआ।
जैसे यूपी में है ना सपा बसपा, बिहार में वैसे छोटी छोटी पार्टियां। हालांकि पार्टियां तो बाद में बनी, पहले भी कई सारी बनती थी। तो ये जो छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर पार्टी बनती थी, राजनीतिक दल बनते थे, तो राजनीतिक दलों की जो छोटे छोटे होते थे, इनकी एक बड़ी विशेषता होती थी कि इसके जो विधायक या सांसद चुन लिए जाते थे, दो चार विधायक सांसद चुन लिए गए, वो क्या करते थे कि किसी सरकार बनी, उसमें दो चार विधायक कम पड़े, जाके उनको सपोर्ट कर दिया, फिर किसी दूसरे ने पैसा दिया, घूस दिया, तो उनका समर्थन वापस लेके फिर दूसरे को समर्थन दे दिया, फिर उन्होंने पद दिया तो उधर से उधर चले गए। तो सब दल बदल बहुत करते थे। छोटी छोटी पार्टियों के थे तो 10-20 विधायक अपना है, सांसद है, जब करते थे खूब। तो उस दल बदल से राजनीतिक अस्थिरता होती थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती थी। वही कोई पार्टी की सरकार बनी, उधर से खींच के उधर चले गए, उधर से खींच के उधर चले गए, तो अस्थिरता का माहौल था। और दल बदल इतने खतरनाक तरीके से हुआ कि सोचिए कि हरियाणा के एक विधायक ने एक ही दिन में 5 पार्टी बदलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, और दिन में 2 बार उस पार्टी को जिसको छोड़ के गया था उसमें वापस भी लौटा, बिल्कुल रजिस्टर्ड तरीके से। तो गया राम थे हरियाणा के, तो गया राम अपनी सुबह सुबह पार्टी छोड़ के चले गए, तो पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि भाई गया राम चले गए, लेकिन दिन होते होते अपने पार्टी में वापस चले आए। तो पत्रकारों को उन्होंने जवाब दिया कि गया राम अब गया राम नहीं रहे, गया राम अब आया राम हो गए। रात होते होते पता चला फिर तीसरी पार्टी में चले गए, तो फिर बयान आया कि गया आया राम फिर क्या हो गए, गया राम हो गए। तो एक कहावत आपने सुने होगी, आया राम गया राम, बोलते हैं ना आया राम गया राम, नहीं क्रिकेट में बार बार विकेट गिरता है ना, बोलते हैं ना आया राम गया राम चल रहा। तो आया राम गया राम की कहावत गया राम विधायक से बन गई थी, ये आया राम गया राम हो रहे थे। ये हद हो गया था, मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल का दल बदल हो रहा था। तो जब ये समस्या हुई, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता था, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। भाई जो सबसे बड़ा पेड़ है, डालियां उसी में ज्यादा टूटेंगी, तो सबसे बड़ा पेड़ कांग्रेस थी, उसी को नुकसान ज्यादा होता था। तो उसी समस्या के समाधान के लिए 1985 में 52वां संशोधन किया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इस 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। लिख लीजिए, दल बदल विरोधी कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ इसको बोलते हैं। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून है, इसको किस संशोधन से जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा, 52वें। किस सन में जोड़ा गया, 1950 किस शेड्यूल में है, शेड्यूल 10। अब इसमें क्या प्रावधान दिया गया कि इसमें प्रावधान दिया गया कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के जीता, कि मान लीजिए कि आप सपा के टिकट पर चुनाव लड़े, आप सांसद या विधायक बन गए, ठीक, हार गए तो कोई दिक्कत नहीं, हारे वालों की लोड नहीं होता, दिक्कत किसकी होती है, जीतने के बाद। कि आप विधायक या सांसद बन गए, तो जिस पार्टी के टिकट पर आप जीते हैं, आप उसी पार्टी में रहेंगे, अपनी पार्टी छोड़ के आप कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर कोई आप अपनी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो जिस पार्टी के आप मेंबर हैं, उस पार्टी का जो भी अध्यक्ष होगा, इसमें पार्टी अध्यक्षों की बड़ी भूमिका होती है, तो पार्टी अध्यक्ष अपील करेगा। किसके पास अपील करेगा, जिस हाउस का वो मेंबर है। जैसे लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, विधानसभा का मेंबर है तो विधानसभा अध्यक्ष के पास अपील करेगा कि भाई ये हमारा जो है कि विधायक या सांसद है, भाग गया, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष उसका अंतिम निर्णय लेंगे, फिर वही सलाह देंगे इलेक्शन कमीशन को कि इसकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाए, तो यानी वो सदस्य नहीं रह जाएगा। समझ गए, तो मेंबरशिप से क्या कर देंगे, रिजाइन कर देंगे, मतलब हटा दिया जाएगा, सीधा नियम इसमें। यानी जिस पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़े हैं, उसी पार्टी में आप रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी आप नहीं छोड़ सकते। अगर मान लीजिए कोई निर्दलीय विधायक है, बिना किसी पार्टी के टिकट के सपोर्ट से चुनाव जीता है, चुनाव जीतने के बाद वो चाहे कि भाई सरकार में शामिल हो और किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो भी नहीं हो सकता। अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो भी उसकी मेंबरशिप क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। या किसी पार्टी के, मान लीजिए कि आप सदस्य हैं, आप बोले कि भैया वो हम निर्दलीय होना चाहते हैं, आप विधायक बन के बोले हम नए पार्टी में हम निर्दलीय रहेंगे, तो भी नहीं होगा, तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यानी मेंबरशिप भी सीधे सीधे क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि इसमें भी कई सारे लूप होल्स हैं, थे भी, पहले सुधारने की कोशिश की गई। कि जैसे इसमें कहा गया कि ये एक तरीके से व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
आपने भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए, फिर मोदी ने कहा कि भाई नोटबंदी हो गई। अब आपको मन नहीं कर रहा है तो भी आप उसमें शामिल रहे, क्योंकि विप जारी होता है जब वोटिंग होती है ना लोकसभा विधानसभा में, तो विप जारी करने वाले उनका भी सांसद होगा, विप जारी करेगा, तुमको इनके फेवर में वोट करना है तो करना है। अगर विप के अगेंस्ट गए तो मेंबरशिप खत्म कर देते हैं। यानी अगर आप पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ गए और जीत गए तो आप पार्टी के गुलाम हो गए। अगर आप विरोध भी करना चाहते हैं तो आपका विरोध नहीं सुना, कोई नहीं, आप भेड़ बकरी। तो इसका मतलब इंडिविजुअल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस किसका है? पार्टी का। इसमें भी एक प्रोविजन निकाला गया कि ठीक है, अगर राजनीतिक रूप से कुछ गतिरोध है या भिन्नता आ रही है तो उसमें प्रोविजन दिया गया कि चलिए ऐसा करते हैं कि उसमें 1/3 का प्रोविजन दिया गया कि अगर किसी पार्टी में जो टूट फूट 2-4 सांसद विधायक टूट के अलग हो रहे हैं तो कोई उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कई सारे लोग इकट्ठा होकर कहें नहीं पार्टी की नीतियां गलत है, हम अलग पार्टी बना रहे हैं, और उसमें लिमिट रखेगी कितनी? 1/3। कि जैसे अगर 60 लोगों का पार्टी है तो उसमें कम से कम कितने? 20 या उससे अधिक सदस्य अगर टूटे तो फिर उनको क्या मान लिया जाएगा? एक पार्टी मान लिया जाएगा, और उसको एक दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। यानी अगर समूह में आप टूटेंगे तो दल के रूप में मान्यता दी जाएगी, और समूह की लिमिट कितनी रखी गई? 1/3 रखी गई। तो ये इसीलिए रखा गया कि भाई पार्टी इंडिविजुअल के ऊपर ना हावी हो जाए, कि अगर एक समूह चाहता है कि नहीं उस दल की नीतियों से हमारा गतिरोध है और हम नए सिरे से शुरू करें तो वो कर सकते हैं। लेकिन वही हमारे यहाँ यूज से ज़्यादा मिसयूज होता है। अब इसका ये मजा हुआ कि पहले जो फूटकर दल बदल होता था अब थोक के भाव से होना शुरू हो गया। पहले 2-4 टूटते थे, बोले 2-4 टूटने से फायदा नहीं होगा, अब 20-20, 30-30 मोटा मोटा टूटने लगे। और इसका सबसे गंदा स्वरूप यूपी बिहार जैसे राज्यों में दिखाई पड़ता था। 90 के दशक में बहुत गंदगी हुई है हमारे यूपी में, तो खास तौर पर कि 97 में बहन जी की सरकार थी तो उनके लगभग 90 के आसपास विधायक थे, तो उस 90 में से 17 विधायक जो थे वो टूट गए और टूट के भाजपा में चले गए, और जो है कि सरकार को समर्थन दे दिया। अब 90 में से 17 गए तो ये दल बदल में आएंगे कि नहीं आएंगे? उनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 90 का 1/3 कितना हुआ? 30। 30 से कम है तो इनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। बहन जी ने अपील की। अब उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे केशीनाथ त्रिपाठी पंडित जी। पंडित लोगों का दिमाग राजनीति में बहुत चलता है, बढ़िया से चलता है। उन्होंने बढ़िया दिमाग लगाया। जब बहन जी ने कहा कि भाई 90 में से 17 हमारे टूटे हैं तो इन 17 की सदस्यता क्या करनी चाहिए? समाप्त करनी चाहिए। तो त्रिपाठी जी ने कहा कि 17 सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी, ये दल विदल के कानून में नहीं आए। कैसे नहीं आएंगे भाई? 90 में से 17 गए तो खत्म हो जाने चाहिए। बोले नहीं खत्म होंगे, और ज़्यादा खत्म करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा ढेर ज़्यादा। तो उन्होंने कहा नहीं, अपील करेंगे। मैंने कहा अच्छा, बताते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है बहन जी कि आपकी जो पार्टी थी, मान लीजिए कितने की थी? 60 की, 90 की थी। तो हुआ ये कि आपकी पार्टी जो 90 की थी, आपको पता नहीं, आपकी पार्टी पहले दो हिस्सों में टूट गई। कितने हिस्सों में टूटी? दो। एक तरफ टूटे 30, दूसरी तरफ टूटे 60। ठीक। फिर ये जो 30 वाली जो पार्टी थी इसमें से फिर टूट गई, और इसमें से 17 टूट के चले गए भाजपा में। यानी आपकी पार्टी एक बार नहीं, कितनी बार टूटी? 2 बार टूटी। बोले ये कब टूट गई? ये तो पता ही नहीं। बोले अभी तो रुकिए, कहानी यहाँ नहीं, असली खेल ये है कि अब इसमें कितने बचे? 13। ये 13 पलट के इसमें चले गए वापस। समझ गए? तो ये तो बच गए, लेकिन हमको लगता है कि ये 13 दल बदल बहुत कर रहे हैं, क्यों ना आपके 13 सदस्यों की विधायन समाप्त कर दिया जाए। तो शिकायत करने गए थे इन 17 का, पता चला वो 13 ढोर खा जाएंगे, बेटा 13 और कम कर देंगे, ज्यादा न कूदो, तुम्हें पता ही नहीं।
कि पार्टी एक बार नहीं 2 बार टूटी। हाथ जोड़ ले महाराज, गलती हो गई, जाने दीजिए, नहीं तो पता चला इनके चक्कर में 13 और निकल जाएंगे फिर। समझे? तो उन्होंने कहा कि पार्टी एक बार नहीं टूटी, 90 में इसके इतने टूटे, ये टूटे, दल बदल से बाहर हुए, अब इसमें से टूट के 17 उधर चले गए। तो ये कहा इसमें से जब एक में से 17 टूटे तो 1/3 के बाहर है। दिक्कत है कि ये सब भाग के उधर चले गए। हमको लग रहा है ये गड़बड़ है, इसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, आपके 13 ठो और कम कर देना। समझ गए? तो ये खेल होने लगता है। फिर बाद में 91वां संशोधन किया गया, फिर इस 1/3 वाले प्रोविजन को खत्म किया, खत्म करो नहीं तो इससे पूरी व्यवस्था खा जाएंगे। तो अब कहे 1 भागे चाहे 99 भागे, सबको खत्म करो। पहले 1/3 वाला प्रोविजन था, अब उसको खत्म कर दिया गया। अब जैसे एमपी में हुआ, अब सीधे सीधे नहीं होता, अब घुमा के करते हैं। जैसे एमपी में आपको बताते हैं कि एमपी में क्या खेल हुआ कि एमपी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 200 कुछ हैं, 220 243। एमपी में कितनी है? 220-22 के आसपास है हमें लग रहा है। मध्य प्रदेश 224 है भाई, 220-22 के आसपास 224 सीटें। वो महाराष्ट्र चले गए दो, हाँ? विधान 230। अब पिछली बार जो एमपी में चुनाव हुआ, 2018 में चुनाव हुआ, तो 18 में चुनाव हुआ तो इसमें कांग्रेस को मिले लगभग 117 सीटें मिली थी, 117-120 के आसपास। भाजपा को मिल गई थी लगभग 90-100 के आसपास सीटें थी। ठीक, तो मेजोरिटी किसको मिली? कांग्रेस को मिल गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। ठीक, कमलनाथ बन गए मुख्यमंत्री। ठीक, अब क्या हुआ कि भाजपा ने क्या किया कि इसमें से लगभग हमें लग रहा है कि नहीं, इनके 110 के आसपास, जो भाजपा के थे 110 के आसपास, इनके ज़्यादा, और इनके ज़्यादा अंतर नहीं था, 117-118 के आसपास कांग्रेस के पास, 110 ही मान लेते हैं। ठीक, मैंने कितना हो गया, 117, सॉरी 117। ठीक, सरकार बन गई किसकी? कांग्रेस की। कुछ समय बाद क्या हुआ कि इनके से 20 विधायक तोड़ लिए गए, और 20 विधायक तोड़ के कहाँ चले गए? भाजपा में। तो इनके पास कितने बच गए अब? 107। ठीक, नहीं 20 टूटे तो कितने बचे? 97 बचे, 97 बच गए। अब 20 विधायक भागे तो एंटी डिफेक्शन में आएंगे, तो उन 20 की लोग विधानसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त, खत्म हो गए, कोई बात नहीं। अब विधानसभा कितने की बची? 210। अब इसका 50% कितना हुआ? 105 और एक 106। तो मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए? 106। इनके पास कितने हैं? अब ये बेचारे 97 बचे, खाली हो गया काम। समझ गए? तो अब ये खेल करते हैं, तो ये सब बड़ी गुनागणित करते हैं सब। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम बनाया जाता है रोकने के लिए, सब उसी में से कुछ ना कुछ अपना खोद देते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए बनाया गया कि इसमें संशोधन भी हुए, कई बार संशोधन किया जा चुका है कि इसी में इसको चेंज किया जा सके, रोका जा सके। रोक लीजिए, ठीक है, हम रिजाइन करवा देंगे भाई, इतने छोड़ दिए, इतने रिजाइन कर देंगे, मेंबर क्या हो गया, कम हो गया, हमारी सरकार वैसे बन जाएगी, पटक मेजोरिटी आ गई। तो ये सब खेल करते हैं जबरदस्त। 5 साल, 5 साल जैसे एक जो विधायकी है वो खत्म हो गई। नहीं जाते, नहीं, अब जीतने के बाद, सदस्य होने के बाद नहीं जा सकते, हारने के बाद कुछ भी कर लीजिए। वहां देखिए, वहां भी पार्टी चेंज हुई, वहां लड़ाई पार्टी की है, वो दल बदल में ना आके सीधे उन्होंने क्या चेंज कर दिया? पार्टी ही बदल दी। बोले विधायक नहीं तोड़ रहे, हमने पार्टी ही बदल दी। अब जैसे बिहार में हुआ, तो बिहार दल बदल में नहीं आएगा, क्योंकि बिहार में सरकार चेंज हो रही है, पार्टी नहीं बदल रही। वो तो अपोजिशन और सत्ता पक्ष चेंज हो रहा है, पार्टियां तो उतनी ही है, पार्टियों में कोई चेंज नहीं।
एक विधायक टीएमसी के, वो अभी इलेक्शन आने वाला, वो बीजेपी में बीजेपी में चले गए, तो वो तो क्या उनकी अपनी करेंगे? विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। वो किसी और तरीके से। अरे मेंबरशिप छोड़ देंगे, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। चुनाव में भी 6 साल में प्रयास होंगे तो मतलब पार्टी की। हाँ, अब इसमें जैसे अभी तो चुनाव होने वाला है तो छोड़ देंगे अपनी मेंबरशिप, क्या करेंगे विधायक की रख के, छोड़ देंगे। दूसरी पार्टी अभी जैसे चुनाव के समय सब भागते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, भागा भागी करते हैं सब, ठीक, छोड़ देंगे, फिर नए सिरे से चुनाव हो ही रहे हैं। तो लास्ट में होता है कि जैसे जो कार्यकाल होता है 5 साल का, तो इसमें 6 महीने का समय दिया जाता है कि अगर 4.5 साल तक कुछ नहीं हुआ तो 6 महीने के अंदर अगर कुछ हुआ तो फिर कोई बाई इलेक्शन उपचुनाव वगैरह नहीं होता। तो लास्ट के 6 महीने में जितने इधर उधर करने होते हैं सब कर लेते हैं, इधर का उधर का उधर, कि भाग भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो खत्म होने वाला है टेंडर 5 साल, जैसे चुन के आ जाएंगे, किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ लेंगे, ठीक है। अब जैसे मध्य प्रदेश में हुआ कि अब ये जो 20 इनमें से भागे, अब उनको जब अगली बार विधानसभा का चुनाव होगा या बाई इलेक्शन होगा तो देखा जाएगा जीत रहे कि हार, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो सरकार बन गई। तो ये सब खेल होता है, ये सब किस में होता है, दल बदल में होता है। तो इसमें कई बार संशोधन किया गया, 91वें संशोधन से इसको जो 1/3 वाला जो बैरियर था इसको डिमोलिश किया गया, लेकिन अभी भी ये समस्याएं बनी हुई है। दल बदल होता है, बस सीधे रास्ते ना होकर उसको घुमा के जाते, पहले खुल्लम खुल्ला जाते थे, अब बच के जाते हैं। अब मेंबरशिप खत्म करवा लेते हैं, टोटल काउंटिंग कम हो जाएगी, रिजाइन कर देंगे, हट, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब विधानसभा का चुनाव होगा तब देखा जाएगा ना, तब तक तो सरकार बनी जाएगी दूसरे की, वो शहीद हो जाएंगे 10-20, खत्म, पैसा दे देते हैं हम कर देते हैं। खैर, तो ये सब किससे जोड़ा गया था, कौन से संशोधन से, 52वें संशोधन। चलिए अगला आ जाइए, शेड्यूल 11, अनुसूची 11, शेड्यूल 11, अनुसूची 11। तो जो अनुसूची 11 है, शेड्यूल 11 है, ये कैसे जोड़ा गया, ये लिखिए 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बाई 73rd अमेंडमेंट, 73वां संशोधन। 73rd अमेंडमेंट, 73वां संशोधन, ठीक। तो जो 73वां संशोधन था, 73rd अमेंडमेंट, ये क्यों हुआ, इसमें क्या था, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वही स्वतंत्रता के बाद बताया कि सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, ज़्यादातर योजनाएं असफल हो जाती थी, फ्लॉप हो जाती थी, कोशिश कर रहे थे, सब चीज़ लागू नहीं हो रही सही ढंग से। क्योंकि हमारे देश में समस्या क्या है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विविधता, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के लोग हैं, लोगों का रहन सहन खान पान सब अलग है। भूगोल में आप पढ़ेंगे तो जलवायु बिल्कुल अलग अलग है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा। अब सोचिए उत्तर भारत में हम लोग नारियल तेल सर में लगाते हैं, सरसों के तेल में खाना खाते हैं। अब दक्षिण भारत में जाएंगे, नारियल तेल की सब्जी पकाते हैं, सरसों का तेल सर में लगाते हैं। इधर उत्तर भारत में हम लोग हरी मिर्च ज़्यादा खाते हैं, लाल मिर्च अवॉइड करते हैं। आप राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, केवल लाल मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च वो बिल्कुल नहीं खाते, केवल लाल मिर्च के खाते हैं। यहाँ पर जैसे भारत में ही कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पूरे साल बर्फ जमी रहती है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल में, सिक्किम में, बहुत सारी जगह पूरे साल बर्फ जमी रहती है, ठंड पड़ती है। आप शिमला में जाएं, मतलब हिमाचल में जाएंगे, घर बनते हैं तो घर में पंखे वाला हुक नहीं लगाते छत पे, मतलब पंखे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ तो घर बनता है ना तो एक हुक लगा देते हैं, पंखा लगे, वहाँ पंखे का हुक मतलब हुक का कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक। और वहीं साउथ में आप जाएंगे तो पूरे साल गर्मी पड़ेगी, कभी ठंड पड़ती ही नहीं। वहाँ पर रजाई क्या होता है, कर्नाटका का लड़का था, दिल्ली में आया था रहने के लिए हम लोग के पास में, तो पहली बार रजाई का नाम सुना कि रजाई होती क्या, उसको पता ही था रजाई क्या होती, बीटेक किया हुआ लड़का, तो वो रजाई नहीं पता, बोले रजाई ये क्या होता है, जो ओढ़ते हैं तुम लोग कभी ओढ़े नहीं, बोले हमारे कभी ठंड पड़ी नहीं तो रजाई क्या होती है हमें क्या पता। उन्हें पता ही नहीं कि ठंड क्या होती है साउथ में, पूरे साल गर्मी पड़ती है। भारत में ही मौसी नामो चेरापूंजी जैसी जगह हैं जहाँ पूरे साल बारिश होती है, खूब जम के बारिश होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और मौसिन राम चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह है। भारत में ही लेह लद्दाख है, जैसलमेर है, थार का मरुस्थल है, जहाँ बारिश ही नहीं होती, एकदम डेजर्ट बना हुआ है, मरुस्थल है बिल्कुल। तो कहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल डेजर्ट बना हुआ है, कहीं पूरे साल बर्फ़ पड़ रही है और कहीं पूरे साल
गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा आ रहा है, कहीं बाढ़ सूखा दोनों। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, समस्या है। बुंदेलखंड हमेशा सूखा रहता है, कहीं पर सारी समस्याएं इकट्ठी आ जाती है। अब सोचिए कि भारत का हर एक राज्य एक दूसरे से अलग विशेषता रखता है, हर एक जिला एक दूसरे से अलग विशेषता रखता है। जैसे बगल में ही जिले में भी ब्लॉक लेवल पर गांव स्तर पर डाइवर्सिटी होती है, इवन कई बार गांव के अंदर भी विविधता हो जाती है। जैसे बगल में गाजीपुर चंदौली जिला है, बहुत सारे रिश्तेदार हम लोग के रहते हैं कि एक ही आदमी की आधी जमीन, एक ही गांव में जमीन है, आधी जमीन बाढ़ग्रस्त घोषित है, आधी जमीन सूखाग्रस्त घोषित है। आधी जमीन को बाढ़ राहत पैकेज से 320 रुपया मुआवजा मिला हुआ है, आधी जमीन को सूखा राहत पैकेज से मुआवजा मिला हुआ है। मुआवजा देती है सरकार एक ही गांव में, बाढ़ग्रस्त भी है और सूखाग्रस्त भी है। अब सरकार बाढ़ का उपाय करे कि सूखे का उपाय करे, जब दोनों एक साथ, एक ही साथ दोनों का मुआवजा दिया जाता है, ये कंडीशन। अब सोचिए विविधता की हद किसको कहते हैं, एक लिमिट जिसको आप कहेंगे कि जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो 2011 के आंकड़े के हिसाब से भारत का औसत जन घनत्व है 382, यानी ऑन एवरेज भारत में एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ये एवरेज है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए, जिलेवार के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला हमारा जो जिला है वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 का आंकड़ा बता रहे हैं आपको 37,346, 37346 एक वर्ग किलोमीटर में। दूसरे नंबर पर चेन्नई है, चेन्नई की पॉपुलेशन डेंसिटी है 26,902, यानी चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में पर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर यानी एक वर्ग किलोमीटर में 26,902 लोग रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा घने बसे जिले हैं देश के। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है, लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली, दिबांग घाटी। सोचिए अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली की पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर 1। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट है, सांबा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर है 2, ओनली 2। अब सोचिए देश का एक जिला ऐसा है जहां पर एक वर्ग किलोमीटर में कहीं 37,000 और 26,000 लोग रह रहे हैं, और किसी जिले में कहीं एक आदमी रह रहा है, कहीं 2 आदमी रह रहा है। तो ये कैसे संभव है कि भारत सरकार एक योजना बनाए और पूरे देश में बराबरी से लागू हो पाएगा? जहाँ 37,000 26,000 लोग रह रहे हैं उनकी समस्या आवश्यकता अलग है, और जहाँ 1-2 आदमी रह रहा है उसकी आवश्यकता अलग है। योजना इसीलिए लड़खड़ाती है क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत हाई लेवल की है, उसका अंदाजा ही आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो वही कहा गया कि हर एक राज्य नहीं, हर एक जिला नहीं, हर एक गांव एक दूसरे से अलग। तो इसलिए योजना केंद्र स्तर पर न बना के कहाँ बनाया जाए, राज्य स्तर पर नहीं, जिले स्तर पर नहीं, ब्लॉक स्तर पर नहीं, गांव स्तर पर बनाया जाए। यूनिट किसको बनाया जाए, गांव को। उसको संवैधानिक शक्तियां दी जाए कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से योजना खुद बनाइए, जो फंड की जरूरत है सीधे सरकार आपको पैसा दे, और कुछ पावर्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि अपना काम आप स्वयं से कर सकें। भाई देश में 6 लाख से ज्यादा गांव, किसके किसके लिए योजना बनाएगी सरकार? तो इसीलिए 73वां संशोधन किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम। शेड्यूल 11 में क्या दिया गया है, लिख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था। तो इस पंचायती राज के लिए जो व्यवस्था दी गई है तो उसमें लिख लीजिए, देखिए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर, ऑन द एडवाइस ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर, ऑन द एडवाइस ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर लिखे पंचायती राज अधिनियम 1992, पंचायती राज एक्ट 1992,
पंचायती राज अधिनियम 1992, पंचायती राज एक्ट 1992, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, पंचायती राज अधिनियम 1992। तो ध्यान रखेंगे पंचायती राज एक्ट कब का है, 1992, ये अधिनियम का नाम है। पंचायती राज अधिनियम 1992 पारित किया गया, पास्ड, पंचायती राज अधिनियम 1992 पारित किया गया, पंचायती राज अधिनियम। ठीक, कौन सा, 1992। और इसी अधिनियम द्वारा, एंड बाय दिस एक्ट, और इसी अधिनियम द्वारा 24 अप्रैल 1993 को, ऑन 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। पंचायती राज सिस्टम वॉज केम इनटू फोर्स, पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, तो एक्ट कौन सा था, 1992 का। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 93। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज डे 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 93 से ये लागू हुआ था। अगर पता है ठीक है, नहीं पता है तो लिख लीजिए। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, इसीलिए मनाया जाता है। अभी आने वाला भी है पंचायती राज दिवस, ठीक, तो ये इसीलिए मनाया जाता है। अब ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज का जो सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। बड़ा सिस्टम होने का मतलब है कि पहले तो जो कंफ्यूजन है, एक्ट कौन सा है, 92 का, आधे परेशान रहते हैं। एक्ट कौन सा है, 92 का, लागू कब हुआ, 93। अब सवाल अगर पूछा गया तो आप देखिए, पंचायती राज अधिनियम पूछा जा रहा है या लागू होना पूछा जा रहा है। 92 93 में बहुत परेशान रहते हैं। एक्ट 92 का है और लागू कब से हुआ, 93 से हुआ। ठीक, अब ये जो पंचायती राज है, तो ऐसा नहीं हुआ कि इसका भी प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ, प्रॉपर इसका विकास हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि सरकार एक दिन बैठी और एक दिन अचानक से कहा कि चलो अब हम लोग पंचायती राज अधिनियम पास करते हैं। इसके लिए बहुत पापड़ बेले गए और शुरुआत हुई। शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, और हालांकि इसके बारे में गांधी जी भी कहा करते थे। गांधी जी जब आंदोलन चलता था तो कहते थे कि भाई हमें इन कोर्ट कचहरियों अदालतों की जरूरत नहीं है, हमें पंचायतों के माध्यम से अपने झगड़े निपटाने चाहिए, पंचायतों को शक्तियाँ देनी चाहिए। गांधी जी भी पंचायतों के फेवर में थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में एक जगह है नागौर, तो नागौर में ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। लेकिन जब उन्होंने नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया तो उसको अभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, बस एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया। तो पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, नागौर, यानी कौन से राज्य में अगर कहा जाए तो राजस्थान। फिर इसके ऊपर इसको बहुत ठोस रूप देने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग समितियां बनी, अलग अलग कमिटीज बनी। कई बार सरकारों ने प्रयास किया, संशोधन की प्रक्रिया भी हुई, पहले भी हुई, राजीव गांधी के समय में हुई, लेकिन अंतिम रूप नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही थी स्थानीय स्तर, पता नहीं डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसलिए एक यूनिफाइड सिस्टम न हो के इसको भी डाइवर्सिफाइड किया गया कि कहीं पर एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, कहीं 2 स्तरीय, कहीं 3 स्तरीय, कहीं 4 स्तरीय। ज़्यादातर जगहों पर 3 स्तरीय है, जैसे यूपी ज़्यादातर नॉर्मल राज्यों में कितने लेवल, 3। बंगाल में 4-4 स्तर बने हुए। तो इसमें काफ़ी लंबा समय लगा। तो पंचायतों को अलग से हम लोग देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल पंचायती राज ये हो जाएगा, शेड्यूल 11, फिर शेड्यूल 12, इसके बाद फिर आपके आर्टिकल शुरू होंगे। अनुच्छेद वगैरह लिखेंगे नहीं, क्योंकि अनुसूचियों के बाद अब इसी का नंबर आएगा, ठीक है। 11 है, इसके बाद कौन सा आएगा, 12। 12 के बाद फिर क्या शुरू हो जाएगा, आर्टिकल शुरू होंगे, अनुच्छेद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टॉपिक बड़े बड़े शुरू होंगे। अब अभी तक तो सीधे सीधे चल रहे थे, अब कई सारी चीज़ें फैलेंगी उसमें, ठीक। मिलते हैं।